हेलो दोस्तों, हम लोग आईईएस की जीएस 1 के लिए इन्वायरमेंट की सीरीज कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी, उससे पहले इन्वायरमेंट को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर क्या कन्वेंशन हुए। हम लोगों ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा था, हम लोगों ने वियना कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जाना था, आईपीसीसी के बारे में जाना था, उसकी रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अर्थ समिट के जो भी मेजर आउटकम्स थे उन पर चर्चा करेंगे और उन्हीं आउटकम्स को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थ समिट 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो में हुई थी। ये यूएन के अंडर में होने वाली पहली ऐसी समिट थी जिसमें ना सिर्फ एनजीओ और इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन था, बल्कि कंट्रीज़ का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन भी था। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमने देखा था कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो एनजीओज़ का था और इंडिविजुअल इन्वायरमेंटलिस्ट का था। लेकिन 20 सालों में 1972 से लेकर 1992 में हमारी इन्वायरमेंट को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुई। आईपीसीसी की स्थापना होने के कारण एक हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट्स भी हो गए, जिससे ये इस्टेब्लिश हो गया कि इन्वायरमेंट पे होने वाले इम्पैक्ट ह्यूमन नेचर के हैं, ह्यूमन के द्वारा इंड्यूस किए गए हैं, एंथ्रोपोजेनिक हैं, ना कि ये नेचुरल हैं। पहले कई लोग ये क्लेम कर रहे थे, डेवलप्ड कंट्री स्पेशली ये क्लेम कर रही थी कि जो टेम्परेचर राइज या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, नेचुरल रीजन्स की वजह से हो रही है। लेकिन आईपीसीसी की स्टडी के द्वारा ये इस्टेब्लिश हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड है। इसलिए अर्थ समिट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कंट्रीज़ ऑफिशियली यूएन के अम्ब्रेला के अंदर आकर नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हुई। इस आउट के मेजर आउटकम थे। फर्स्ट आउटकम था रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन में हमने कई सारे प्रिंसिपल पर बात की। जो हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए थे, उन्हीं प्रिंसिपल्स को कुछ और मॉडिफाई करके एक रियो डिक्लेरेशन दिया गया। इसके अंदर दो सप्लीमेंट्री कन्वेंशंस भी थे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इन दोनों कन्वेंशन के बारे में हम आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आउटकम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 मतलब एक्शन प्लान ऑफ यूएन रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर जो 21 वर्ड है, 21 वर्ड रिलेट करता है कि 21st सेंचुरी में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर क्या एक्शन प्लान उसका होने वाला है। तो एजेंडा 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आउटकम, मेजर आउटकम था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। फॉरेस्ट प्रिंसिपल एक इस तरह का डॉक्यूमेंट था जो नॉन लीगली बाइंडिंग था, लीगली बाइंडिंग नहीं था, लेकिन इसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कई सारे स्टेप्स सजेस्ट किए। हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, दोनों कम्युनिटी और फॉरेस्ट आपस में कैसे रह सकें, और डेवलपमेंट और फॉरेस्ट कैसे एक दूसरे के पूरक बन के रह सकें। ये सब बातें के कई सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने सजेस्ट किए हैं इस फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के अंतर्गत। तो ये 3 मेजर आउटकम्स थे। ये एक एक करके हम आगे आने वाले सेशन में सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स को डिटेल में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 26 प्रिंसिपल डिसाइड हुए थे फ्यूचर निगोसिएशंस के लिए। उन्हीं प्रिंसिपल्स को मोर रिफाइंड वे में रियो डिक्लेरेशन के तौर पे प्रस्तुत किया गया। ये 27 प्रिंसिपल्स इंटेंडेड टू गाइड फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें ये जो प्रिंसिपल थे वो किससे रिलेटेड थे? पॉवर्टी रिडक्शन से रिलेटेड थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है वो लो इनकम कंट्रीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है उस तरह की, और ना ही उनकी कैपेसिटी होती है कि जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उनके साथ वो अडाप्ट कर सकें। इसलिए उनको जो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है कोई भी चेंज। तो पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करेंगी। क्लीन एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्लीन एनर्जी पे काम करेंगी। हम जानते हैं कि कोल बेस्ड एनर्जी जो होती है वो काफ़ी पॉल्यूटिंग होती है और इन्वायरमेंट को काफ़ी डैमेज करती है। तो क्लीन एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही। इस रियो डिक्लेरेशन ने डिसाइड किया कि 7 प्रायोरिटी एरियाज़ में हमको वर्क करना है। जॉब के क्षेत्र में वर्क करना है, एनर्जी के लिए करना है, हमारी लिविंग स्टाइल यानी कि हम सिटीज़ में जैसे रह रहे हैं वो हमारी लैंड को भी पॉल्यूट करता है, वाटर को भी पॉल्यूट करता है, हमारी फूड चेन को अफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग। कई सारी फसल की हमारी पैदावार कम हो सकती है, कई तरह के पेस्ट अटैक्स हो सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, ओशियन हमारे प्लास्टिक से आजकल भरे पड़े हैं।
तो ओशियन क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो इन सारे मुद्दों पर एक रियो डिक्लेरेशन में बात की गई कि इन सारे मुद्दों को हमको कैसे डील करना है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हम फॉलो करने वाले हैं। अर्थ समिट के 2 मेजर कन्वेंशंस के बारे में हमको जानना है। पहला है UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा है UNFCCC, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग है। इसने पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो ह्यूमन काइंड का एक कॉमन कंसर्न होना चाहिए, और इसको कंजर्व करने के लिए हमारा एक कॉमन गोल होना चाहिए। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से 3 मेजर गोल्स डिसाइड हुए। पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो भी कंपोनेंट हैं उनका सस्टेनेबल यूज, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी उसको यूटिलाइज कर सकें। एंड जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, किसी भी कम्युनिटी के लिए अगर कोई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कोई बेनिफिट्स है तो उनका इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। तो इस तरह के कॉमन कंसर्न्स ये 3 मेन प्रिंसिपल्स के साथ डिसाइड हुए। इन 3 मेजर गोल्स के साथ आगे आने वाले कन्वेंशन हम देखेंगे। जैसा कि मैंने बात किया था कि UNCBD को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स आए, कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी पे था, और नागोया प्रोटोकॉल जो थर्ड एम था हमारा UNCBD का कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम इट्स यूज। तो इन दोनों को डिटेल में हम देखते हैं। पहले कार्टाजीना प्रोटोकॉल मैंने बताया कि बायोसेफ्टी पे था। तो बायोसेफ्टी क्या चीज़ होती है? बायोसेफ्टी का मतलब होता है कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट से बचाना, जो कि हमारे LMO यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकते हैं। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जब भी पूछा जाएगा तो आपको बायोसेफ्टी याद रखना है। बायोसेफ्टी का क्या मतलब है कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना। किसके द्वारा नेगेटिव इम्पैक्ट? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये 2 चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, एक्सेस टू एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, सेफ प्रोसीजर्स, कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनको कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से हम सेफली उनको हैंडल करके, प्रोसीजर क्या क्या प्रोटोकॉल हमको फॉलो करने पड़ेंगे, कस्टम क्लियरेंसेस क्या रिक्वायर्ड होंगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरह की सारी बातें कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर डिसाइड हुई थी। नागोया प्रोटोकॉल थर्ड एम ऑफ CBD पे बेस्ड है, यानी कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो एक लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड करता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। या मान के चलिए कि अगर किसी LMO की वजह से कोई बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है तो उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ पर क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें नागोया प्रोटोकॉल के अंदर एक लीगल तरीके से बताई गई हैं। इस तरह से एक प्रेडिक्टेबल कंडीशंस देता है ये प्रोटोकॉल, और इंश्योर करता है कि जो बेनिफिट शेयरिंग है वो एक फेयर मैनर में हो। इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को कुछ ऑब्लिगेशंस देता है। ये एक मोर एलेबोरेटिव तरह का एक प्रोटोकॉल है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफ़ाइन करके बायोसेफ्टी को इंश्योर करता है। इसमें एक ट्रेडिशनल नॉलेज जो भी है, किसी कम्युनिटी का ट्रेडिशनल नॉलेज है जेनेटिक रिसोर्स के बारे में, तो उसको भी ये रिकॉग्नाइज़ करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आने वाली कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या जो भी है कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, वो किसी कंट्री में जाके वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको विदाउट परमिशंस यूज कर सके। तो इस तरह से किसी कम्युनिटी के ट्रेडिशनल नॉलेज को, किसी स्पीसीज़ के बारे में कोई जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको ये प्रिजर्व भी करता है। UNCBD की 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि नागोया में हुई थी जापान में, उसमें बायोडाइवर्सिटी के लिए एक रिवाइज्ड स्ट्रेटजिक प्लान दिया गया, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए एक ब्रॉड बेस्ड तरीके से गोल्स डिसाइड हुए और उनके सब गोल्स भी डिसाइड किए गए।
इनको हम आची टारगेट्स के नाम से जानते हैं। ये आची टारगेट 2010 से 2020 के पीरियड के लिए थे। तो अभी के आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा पुराने हो चाहिए, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। तो इसमें इस तरह के गोल थे। पहला गोल है, जैसे कि पहला गोल है कि एड्रेस अंडरलाइंग कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का रूट कॉज क्या है, किन कारणों की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। ज़मीन के डिग्रेडेशन की वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, नेचुरल हैबिटेट के रिडक्शन की वजह से हो रही है। इस तरह से हमको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है। दूसरा टारगेट था, दूसरा गोल था रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। तो डायरेक्ट प्रेशर अगर कोई है तो उसको रिड्यूस करना है और उनका सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना है। जैसे कि पॉल्यूशन एक डायरेक्ट प्रेशर है कोरल रीफ्स के डिग्रेडेशन के लिए, तो पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, ओशियन एसिडिफिकेशन को इम्प्रूव करना है, ग्लोबल वार्मिंग को इम्प्रूव करना है। तो ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। थर्ड इज इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। अंडरस्टूड है। फोर्थ है इनहेंस बेनिफिट टू ऑल बाई बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी से बेनिफिट्स हो रहे हैं उनको सभी कम्युनिटीज़ तक पहुंचाना, उसके जो बेनिफिट है उनको और इन्हेंस करना, ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा हो सके और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान भी ना हो। लास्ट है इन्हेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब इसमें यहाँ पे कम्युनिटी का रोल भी इन्हेंस करने की बात हुई है, ताकि जो कम्युनिटीज़ को ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, अपने एरिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो नॉलेज है उसको भी हम यूटिलाइज़ करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का नॉलेज हो, और सभी को साथ में लेकर पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, मतलब सभी को साथ में लेकर उस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सहयोग करें। तो इस तरह के टारगेट्स थे। इन्हीं टारगेट्स को पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और सब टारगेट्स कुछ कुछ दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हमने अर्थ समिट के आउटकम्स के बारे में जाना, अर्थ समिट क्या थी उसके बारे में डिटेल में समझा, एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखा, उसके दो सप्लीमेंट्री कन्वेंशन नागोया प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल को देखा, आजी टारगेट्स के बारे में बात की। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम UNFCCC के बारे में डिटेल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे के वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।